एडो साहब, वैसे तो सब इंडस्ट्री में आप वेल नोन फिगर हैं, बट फिर भी हमारे दर्शकों के लिए और जो नॉन पोल्ट्री से भी इसमें आने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आपका एक छोटा सा परिचय और आपकी ग्रुप कंपनी श्रीनिवासा फार्म के बारे में आप कुछ बता पाएँ तो। हाँ, तो मेरा नाम सुरेश रायडू चिट्टूरी है। मैं श्रीनिवासा फार्म्स का एमडी हूँ। श्रीनिवासा फार्म्स 1965 में दशहरा के दिन पिताजी ने स्टार्ट किया था। एक छोटे लेयर फार्म, I mean, उस दिनों के हिसाब से तो बड़ा ही है, बट आज के हिसाब से छोटा है। 6000 मुर्गी से शुरू किए और 2000 का बैच था। हाईलाइन का चिक्स शेख इमाम साहब के पास लिए थे और पिताजी ने उससे शुरू किया उप्पल में, हैदराबाद में उप्पल में। उस टाइम में इंडिया में समझो पोल्ट्री ना के बराबर ही थी। लोगों के घरों में कुछ मुर्गी होते थे ये वो, बट एक धंधे के तरह तो कहीं ऑलमोस्ट था ही नहीं। डाटा तो नहीं मिला मेरे को, I mean, जो ये, बट इंडिया वाज नॉट इवन टॉप 75 कंट्रीज में भी नहीं था इन एग प्रोडक्शन। तो हाँ, तो उस तरह शुरू किए थे पिताजी और बहुत कम छोटा इंडस्ट्री था शशांक। मतलब समझो आज के हिसाब से अगर देखो, आज हम 2-3 दिन में जितना प्रोड्यूस करते हो उतना एक साल में प्रोड्यूस करते थे उस टाइम में, राइट? सो दैट्स वाज नाउ श्रीनिवासा, व्हाट हैज इट डन? ऑफ कोर्स a few years later पिताजी was instrumental in founding वेंकटेश्वर हैचरीज also। उसके बाद में NECC जो भी है, हर चीज में उनका, मतलब ये समझो कि वो इंस्टीट्यूशंस आज ये नहीं रहते थे अगर पिताजी का रोल नहीं था तो। जो उनका काम का ये था, मतलब सुबह 3:30 बजे शुरू होते थे, 5 बजे से शुरू करके 8 बजे तक पूरी इंडिया में हर ट्रक का अंडा किधर है उनको परखती। उन्होंने ऐसी नेटवर्क क्रिएट की थी। उस टाइम में जब STD भी नहीं था, सेलफोन तो छोड़ो, तो फोन कॉल 1 महीना पहले ट्रंक कॉल्स बुक होती थी हर दिन के। उनका असिस्टेंट का वही काम था कि 1 महीना पहले हर एक के ट्रंक कॉल्स बुक हो जाते थे। उस तरह वो काम करते थे। पिताजी को 1985 में मालूम था कि किधर कितने अंडे हैं। तो I mean, so that is what you have to say Srinivasa's dedication has been, and till 2017 अगर आप देखो, इंडिया में हर 3 अंडे में 1 अंडा श्रीनिवासा के चिक से आता था। तो अभी वो, क्योंकि उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि बाहर आके वेंकीज का ले, अभी बिल्डअप हो रहा है, शायद नहीं, कुछ सालों में वो फिर अभी हमको 3 में 1 अंडे में सेटिस्फैक्शन नहीं है, अभी हम ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। तो दैट इज़ द गेम नाउ श्रीनिवासा इज ऑन। सर, हाल ही में श्रीनिवासा फार्म्स ने 60 इयर्स कंप्लीट किए हैं। उसकी फाउंडेशन को 60 साल पूरे हुए। आपने सेलिब्रेट भी किया उसे। और 60 साल पहले हम जानते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री सिर्फ बैकयार्ड पोल्ट्री में ही अकाउंट होती थी, जैसा आपने बताया, तो जो आज काफ़ी एडवांस हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये जो जर्नी थी, यात्रा थी, कितनी मुश्किल रही आपके लिए? तो आपको मैं हमारे फैमिली के एक उदाहरण देता हूँ। पिताजी जब पोल्ट्री फार्म शुरू किए, हमारे दादा ने हमारा घर आना बंद कर दिया। मन गांव में से थे, जब भी हैदराबाद आते हमारे घर कभी नहीं आते थे, कि बोले हमारा बेटा ने फैमिली का इज्जत खचरा कर दिया कि ये मुर्गी पाल रहा है। तो उस तरह था इमेज उस टाइम। तो हैदराबाद आते थे पर हम कभी हमारे घर नहीं आते थे, क्योंकि उनका था कि हमने फैमिली का नाम बर्बाद कर दिया पोल्ट्री लगा के। तो उस तरह था उस टाइम में इमेज हमारे। आपको मालूम है डॉक्टर कृष्णा रेड्डी, सोम रेड्डी, जो बहुत माने वेटनेरियन हैं, इंडिया के लिए बहुत सेवा की है। अगर आज है तो उनके वजह से उनका भी काफ़ी है। वो भी बताते थे कि पोल्ट्री से पहले कभी वेटनेरियन किसी के घर जाता था तो मेन डोर से कोई आने नहीं देता था, वो पिछवाड़ा से जाना पड़ता था।
सब गाय भैंस अगर किसी को ट्रीटमेंट करना है ना तो किसी को मेन डोर से आने नहीं देते, तो पिछवाड़े से मतलब बड़े बड़े जमींदारों के पास पीछे से जाना पड़ता था। तो उस तरह जो है, तो कृष्णा रेड्डी साहब वही बोलते, पोल्ट्री की वजह से हमको वेटनेरियंस को आज ये भाव मिलता है, जो रेपुटेशन है। तो उस टाइप का जमाना था। तो आप जो बैकयार्ड बोलते हैं, एक्चुअली बैकयार्ड भी नहीं था इंडिया में, सब अपने लिए कुछ रखते थे, मतलब थे बस। काफी कम लोग थे जिनके लिए अंडा या चिकन पैदा करते थे, वो रहते थे बस कुछ। तो इसीलिए इंडिया वाज नेवर हैड नो रैंकिंग इन द वर्ल्ड। फनीली पूरा वर्ल्ड पोल्ट्री इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन इंडियन चिकन। जेनेटिक्स का बेस या इंडिया से ही गया है, पर इंडिया में उसका कोई भाव नहीं था। मतलब वो डिफरेंट रीजंस है, शायद आपका अगला क्वेश्चन में कुछ आया तो बताऊंगा। तो उस स्टेज से तो अभी भी मेरे को बताते कभी कभी शशांक, जब मैं ईस्ट वेस्ट गोदावरी जाता हूँ, तो पुराने जो बड़े बड़े फैमिलीज थे जिन्होंने पोल्ट्री में आए थे, तो वो बोलते थे, सर आपके पिताजी को ना, मेरा पिताजी ट्रेन में मिले थे, दोनों बगल में बैठे थे, वापस आए पोल्ट्री स्टार्ट कर दी। तो इनको सबसे पहले फार्मर को ढूंढना पड़ा, बनाना पड़ता था, ढूंढना भी नहीं। हमको चूजा बेचने के लिए पहले आप किसी को ना समझो ये करना। तो आज सब ऑफकोर्स हजारों करोड़ हम इंडस्ट्री को बनाए, बट उस टाइम में 70s में जब वेंकटेश्वरा स्टार्ट किया, उसके बाद में तो आप जाओ, ऐसा कितने स्टोरीज मिलेंगे, सर हम कुछ कर रहे थे, सांप को मिले, हम शुरू कर दिए, हम इनको मिले, ऐसा शुरू कर दिए। और आज 10 लाख 20 लाख सबसे बड़ा फार्मर जो है वो भी नौकरी नहीं मिल रहा था, तो एक छोटा 500 बर्ड से शुरू करके आज 80 लाख बर्ड हो गए उनको। तो मतलब ऐसा हमको इंडस्ट्री बनाना पड़ा, तो बहुत मुश्किलें थी। मेडिसिन नहीं मिलते थे, क्यों मुर्गी क्यों मर रही थी वो मालूम नहीं, जो तो वैक्सीन्स का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, मेडिसिन नहीं थे, अमीनो एसिड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था इंडिया में। और इंडिया तब इतनी, आज शशांक आज हम $4 ट्रिलियन करके हम आज थोड़ा ये हो रहे हैं, which again for our economy is not much, but still it is way better than where we were. तो एक जमाना था हम 1 ट्रिलियन भी नहीं थे, राइट? पॉपुलेशन तो तभी भी 100 करोड़ से ज्यादा थी। तो उस टाइम में इमेजिन करो कि इंडियन इकोनॉमी क्या थी। आज सब अपने को भाव दे रहे हैं, और उस टाइम में कोई भाव नहीं देता। तो उस टाइम में उनको वो बनाना पड़ा। जैसा मैं बता रहा था कि फोन नहीं था, 5G छोड़ो, व्हाट्सएप छोड़ो, फोन भी नहीं था, STD नहीं थी, STD भी बाद में आई। तो फोन करने के लिए इतना ये होता था, किसी को बात करना है तो कितनों के पास फोन था। आज हम वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट है, पर उस टाइम में मेरे हिसाब से 1000 लोग में 1-2 को फोन था बस। तो उस टाइम में उनको बनाना पड़ा ये सब। और अब मैं जब सोचता हूँ तो वो बड़प्पन है वो पिताजी का, राव साहब का। 8 साल तो लगते थे फोन मिलने के लिए। तो हमारे घर में आपको बता दें, सोमरेड्डी साहब के घर पे एक रूम था, रूम में सिर्फ फोन थे, क्योंकि कोई भी पैदा हुआ घर में तो पिताजी हर जगह एक फोन अप्लाई कर देते, क्योंकि बोलते थे मालूम नहीं कब क्या होगा। तो जब मेरी शादी तय हुई थी तो मेरे बीवी के रूम में, मतलब जो तब तो मेरी फियांसी थी, तो रूम में एक फोन लगाने के लिए, तो फोन था तो इमीडिएटली, वो भी 2 महीने लगा ट्रांसफर होने के लिए। उस इंडिया थी। आज इंडिया का छोड़ो, अब आप सोचते हो तो जियो वाला बाहर ठहर जाता है फोन देने के लिए। तो वो सब कठिनाइयों से ना, वो हिंड्रेंसेस से उनको बनाना पड़ा ये इंडस्ट्री। श्रीनिवासा ग्रुप की जैसे शुरुआत जगपति राव साहब ने की थी, तो एक काफ़ी लोग कई बार ये सवाल पूछते भी है कि क्या आपके ग्रुप ने ब्रॉयलर की बजाय लेयर बर्ड को क्यों चूज़ किया आगे बढ़ने के लिए? आप लोग जैसे लेयर में काफ़ी आगे बढ़े, ब्रॉयलर को बहुत लिमिटेड रखा, उसके पीछे क्या रीज़न था? एक तो इसके 2 पहलू है। एक तो है कि इनिशियली इंडस्ट्री सिर्फ लेयर थी टिल 95, समझो एटलीस्ट 90 तक तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री लेयर ही थी।
एंड ब्रॉयलर में क्या था, लेयर क्या ना, फार्मर को कमिटमेंट एक देना पड़ता, मतलब वो जो शेड बनाया तो मतलब ऐसा छोटा ये नहीं था कि कहीं भी आप जो उसको इन्वेस्टमेंट डालनी थी लेयर बनाने के लिए वो हाई थी, तो उसका एटीट्यूड अलग था। और लेयर फार्मर का कभी भी ना वो 60 डे का 10 डेज का व्यू नहीं होता है, उसको कभी भी मिनिमम 2 साल का व्यू होता है। जो भी हो वो 2 साल का सोचना पड़ता है, बिकॉज 1.5 साल तो बैठते, अब तो 2 साल से भी आगे बढ़ गए। तो लेयर फार्मर की एटीट्यूड थी। ब्रॉयलर का क्या था, जो भी लगाते थे वो पैसे बने तो फिर नेक्स्ट बैच लगाते थे, पैसे नहीं बने तो फिर चले जाता था। तो स्टार्टिंग में आई एम सेइंग राइट 80s में 90s में, बिफोर इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट स्टार्टेड। तो और लेयर में क्या था, हमको शशांक, हमको फार्मर 5-6 महीने पहले बुक कर लेते थे, पैसे 2-3 महीने पहले तो आ ही जाते थे। मतलब उस टाइम में तो ऐसा था कि पैसे नहीं थे हम बुकिंग ही नहीं लेते थे। तो ब्रॉयलर में कोई एक दिन पहले भी पैसे का गारंटी नहीं था, और रेट बदलते रहता था। लेयर का तो फ्लैट रेट था, साल में एक बार हम रेट डिसाइड करते थे, कोई डिस्कशन नहीं था उसमें। तो इस वजह से पिताजी को ब्रॉयलर में उतना इंटरेस्ट नहीं था एक टाइम में। फिर जाके अर्ली 90s में राव साहब ने ओपन कर दिया। तो उधर क्या है, थोड़ा हम लोग पीछे पड़ गए थे। ये दूसरे जो हबर्ड, शेख इमाम साहब, ये सब जब फ्री कर रहे थे तो काफ़ी लोग आए थे इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ने लगा। लोग ज़्यादा रिस्क भी ले रहे थे, उनका एटीट्यूड अलग था हमारे से, तो वो मानना पड़ेगा। हम बहुत रिस्क एवर्स हो गए थे, बहुत कंजर्वेटिव और रिस्क एवर्स हो गए थे। तो फिर पर हमारा सिंपल था शशांक, जब मैं 92 में 98 में, मैं 96 में राव साहब गुजर गए तो मैं MBA करने चले गया था, 98 में वापस आया। तो ऐसा हमारा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था कि ब्रॉयलर में ना बढ़ना। पिताजी का साफ था, हर साल 25% ऐड, मार्केट है नहीं है छोड़ो। मेरे को स्टार्टिंग में वो समझ में नहीं आता, अरे ये सोचते नहीं ऐसा, पर उनका वो था 25% ऐड करो। पर 2000 से हमको पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे, हमको थोड़ा स्पेशल अटेंशन था उस टाइम में। जब आपको मैं एक उदाहरण दूं, जब हमारे 1 लाख पेरेंट थे, यहाँ आंध्रा में, तेलंगाना में जो सबसे बड़े उनके 6000 थे। हाँ, जब हम निकल गए 2017 में वेंकी से बाहर है, हमारा फिर भी 1,10,000 ही था, उनके 6 लाख हो गए। आफ्टर दैट ऑफकोर्स, बट पिताजी का साफ ये भी था कि 2017 में वो बोले कि अंडे का धंधा मैं बनाया, ब्रॉयलर का मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ इंडियन इंडस्ट्री, बट अंडे का अगर है तो मैंने बनाया, तो यू कैंट क्विट लेयर्स। तो मेरा था कि आई वांटेड टू गेट इनटू प्रोसेसिंग, सो वी वर थिंकिंग अबाउट दैट कि प्रोसेसिंग लगा के वील शिफ्ट टुवर्ड्स दैट करके। तो पिताजी ने बोला पिताजी को डर लगा कि मैं लेयर छोड़ दूंगा। तो उस टाइम में इसी 16-17 में चल रहा था कि उनको लगा कि मैं शायद लेयर प्रोसेसिंग में चले गया तो लेयर शायद छोड़ दूंगा। तो तभी उन्होंने मेरे को परमिशन दिया कि वेंकीस को छोड़ने के लिए। तो ठीक है, तो वो हो गया। बाद में शशांक, हमने देखा कि अभी बढ़ तो सकते हैं, एंड इधर हर्षा का थिंकिंग आया कि बोला कि ब्रॉयलर में हम बहुत पीछे पड़ गए, अभी हमको कुछ भी मैटर करना है तो कम से कम 5 से 10 गुना बढ़ना पड़ेगा, 10 टाइम्स बढ़ना पड़ेगा। तो उसका मतलब है हमको बहुत इन्वेस्टमेंट रेज करना पड़ेगा। और वो बोला अभी नो पॉइंट गेटिंग इनटू दैट, समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट दैट द बस हैज लेफ्ट। और फिर बाद में मैं एक दिन देख रहा था, मैं ऐसी एक छोटा कैलकुलेशन डाल रहा था कि ब्रॉयलर इंडस्ट्री कितना बड़ा है, लेयर इंडस्ट्री कितना बड़ा है फीड के हिसाब से। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, ये आई थिंक 2020 या 2019 या 2020-21 में देख रहा था मैं। तो मैंने अपना कैलकुलेशन डाला तो मेरे को दिखा कि ब्रॉयलर इंडस्ट्री 20 मिलियन टन फीड का है, लेयर इंडस्ट्री 17 मिलियन टन का फीड का है। तो बोला मेरे कैलकुलेशन में कुछ गलत लिख रहा है। मैं चेक किया पर कुछ गलत है मेरे कैलकुलेशन में। तो मैंने गोदरेज बलराम जी को
पूछा कि यार तुम्हारे पास तो होगा, तुम तो बड़े बड़े स्मार्ट पीपल को हायर करते हो, IIMs IIT सबको। तो बोला हाँ है, भेजा वो। तो नंबर्स एक्यूरेट नहीं थे पर डायरेक्शन सेम था, उनके पास भी करीब करीब यही 3-4 मिलियन टन का ही फर्क लगा। फिर जाके मैं प्रोजेक्ट किया कि मेरा 2047 विकसित भारत, जब हमें 2-3 साल के बाद विकसित भारत का जब बात हुआ था, तो अगर ये हो रहा है तो फिर क्या होगा इंडस्ट्री को। फिर तब मैंने देखा यार ठीक है, ब्रॉयलर इंडस्ट्री 90 मिलियन टन की हो रही है और लेयर इंडस्ट्री 84 मिलियन टन की हो रही है। तो इस टाइम में हर्षा भी ज्वाइन हुआ, बोलता है यार क्यों भाग रहे हो उसके पीछे, ये तो इतना बड़ा है, इसमें करेंगे हम लोग, मतलब हमको 30-40 गुना भी बढ़ना है तो अपॉर्चुनिटी इधर है। और जिस तरह हमारा बर्ड आज काम कर रहा है तो देयर इज अ गुड चांस फॉर अस टू डोमिनेट दिस। So we said, why should we get distracted on the broiler side? So that is why we didn't. And for us, most important thing, Shashank, is हम पैसा बनाना तो ठीक है, वो तो मतलब अभी सर्वाइवल के लिए तो हमको कुछ करना नहीं है, राइट? 3 मील, थोड़ा हॉलीडे, मेरा जो कर रहा है ये सब करने के लिए मेरे को काम तो करने की जरूरत नहीं। पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने जो इंडस्ट्री में रोल प्ले किया है, फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ने के, तो उसमें हमको इधर ज्यादा मौका दिख रहा है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो दैट इज व्हाई वी हैव चोजन नॉट टू, आई एम नॉट सेइंग वी आर एग्जिटिंग ब्रॉयलर कंप्लीटली। आज हमारे पास है कुछ 3-3.5 लाख ब्रीडर्स है, आज सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा मार्केट है, तो अभी उसको या उधर देख रहे हैं या हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हमको एक ब्रीड ला सकते हैं क्या, फिर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन। बट वी डोंट वांट टू गेट इनटू कंपीटिंग विद others on the chicken in the retail side. That part we are clear. So if we get in, genetics is our main line. We will stick to genetics. We are also exploring other animals में कहाँ हम, जैसा हम layers में हम कर रहे हैं फार्मर्स को हैंड होल्ड करने के लिए, बिकॉज मौका बहुत। सर इसका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जैसे कुछ टाइम पहले हमने भी कुछ, जैसे हम लोग कोई एग्जीबिशन में थे, वहाँ पे जो H&N करके ब्रीड है, वो लोग इंडिया में उस वक्त बात कर रहे थे कि एंटर, अभी तक तो उन्होंने उनकी कोई एक्टिविटी दिखी नहीं। या फिर अभी नोवोजन ने जो नॉर्थ इंडिया में कोलैबोरेशन किया है, उस पर आपका क्या टेक है सर? तो मेन क्या है, सी पिछले 60 साल में काफी लोग आए, काफी लोग गए, राइट? अब नोवोजन भी ये फर्स्ट टाइम एंट्री नहीं है। तो लेयर में क्या है, आप चूजा बेच के नहीं जा सकते। एक्चुअली पूरी दुनिया में वो मॉडल है, कहीं ये इतना सर्विस कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए हाईलाइन भी ठीक नहीं कर रही थी इंडिया में। जब हमने टेक ओवर किया था उसका 0.5% मार्केट शेयर था, 0.5%, 1% भी नहीं था। आज हम 10-12% पे तो पहुंच गया और आगे जाके हम ज्यादा भी लेंगे। तो इसका ना आपको ये समझना है शशांक कि 1970-71 में पिताजी और राव साहब ने ये किया। अगर सर सिर्फ चूजा बेच के हम चले जाएंगे तो ये बड़े आके कभी भी हमको मार सकते हैं। और सेकंड, वो चल भी नहीं रहा इंडिया में। व्हाई वाज इट नॉट ग्रोइंग? बिकॉज फार्मर्स नीडेड दैट हैंड होल्डिंग। सो दैट इज व्हाई दैट टोटल पोल्ट्री सपोर्ट वाज स्टार्टेड एंड वेयर वी सेड वी आर नॉट जस्ट सेलिंग चिक्स। सो आज मैं ही बोलता ना, हमारे कंपनी में मेरे स्टाफ को वो बोलता, हम चूजा नहीं बेच रहे, हम फीड नहीं बेच रहे, हम प्रॉफिट्स बेच रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फार्मर्स को सपोर्ट करना है, एंड आई थिंक दैट इज वेयर दे मिस आउट, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ दैट यू हैव नो आइडिया। मैंने कितने सैकड़ों करोड़ लगा दिए ये पोजीशन को आने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ इट इज इन वी टुक दैट कॉल दैट फार्मर को कैसा सपोर्ट करें। मेरा टीम का रिकमेंडेशन भी था, सर ये ओवरहेड्स कट करते हैं, वो ओवरहेड्स कट करते हैं, कम कर देते हैं, ये वो। मैंने कभी बोला नहीं। और कुछ 1 साल पहले पिताजी के साथ भी बैठा था, मैं बोला गलत कर रहा हूँ क्या? है कॉन्फिडेंस तो है हमका, बट ये जो है हमने इतना जो पैसा लगा दिया। तो पिताजी बोले नहीं, तू जो किया ना वो मैं भी नहीं कर सकता था, मेरे को उतना हिम्मत नहीं होती थी।
मैंने तुम्हारे बहुत गलतियां पकड़ी हो जिंदगी में, पर इस बात पे मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ तुमसे हो सकता था। तो तुमको जो हिम्मत थी, बोलता मैं भी इतना पैसा लगाना, मतलब मैं तो छोड़ ही देता था। पर आज बोले कि आज तो हो गया, मार्केट तेरी है, अब सब दाव पे लगा, चाहिए तो बोल मेरा भी पैसा दे देता हूँ। तो मतलब दैट इज व्हाट इज नीडेड नाउ। देर आर टू फ्यू पीपल आर ट्राइंग, 4-5 साल से कर रहे हैं, पर उनके पास अगर हम उनके टीम में देखो, मेरा सिंपल ये है, हु आर योर पीपल, कौन से किस क्वालिटी लोगों को आप लगा के आप अपना करा रहे हो। ढंग का वेटनेरियन नहीं उनके ब्रीडर ऑपरेशन में, एक ढंग का वेटनेरियन नहीं है उनके कंपनी में, मैं बोल रहा हूं, जो बर्ड को समझ सके। आज हाईलाइन से आप पूछ लो, अगर आपको कभी मौका मिला तो पूछ लो, और वो बताएंगे, वो साफ बोलते हैं कि 90 साल, अभी इस साल हाईलाइन 90 साल सेलिब्रेट कर रहा है। शायद आपको मालूम है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ चिकन इन्वेंट हाईलाइन ने किया था। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन चिकन में हो सकता है, ये हाईलाइन ने शुरू किया था 1936 में। Okay. तो वो बोलता हमारे को ना, हमको सिखाने वाला ये पहली कंपनी है। हम 90 साल से उनका डेमोइन में ऑफिस है, डेमोइन से बाहर ही बात जाती थी, कभी डेमोइन को कोई सिखाया नहीं। बोला ये 7-8 साल में हमने जो सीखा, हम तो, I mean that is Srinivasa's this thing, right? And so that is where I think is our edge. जेनेटिक्स तो शायद कोई भी कुछ डेवलप कर सकता है, बट वो जेनेटिक्स को काम कराना है फील्ड में। बस हाईलाइन का पूरा R&D तो हाईलाइन नहीं किया, हमने क्या किया है, हमने कुछ इनपुट्स दिया है, पहले उनको सुनना था, दे कुड हैव डन दिस, वो भी वही बोल रहे। हमको इतना सिंपल थॉट क्यों नहीं आया? इतना सिंपल सॉल्यूशन था, पिताजी के एक बात से निकला, फिर मैं जेनेटिसिस्ट से बात करके हमने दिया उनको, तो बोला यार ये हमको क्यों नहीं लगा, इतना सिंपल चीज। तो मेरे को 15 अंडा 3 साल में दे प्रॉमिस में 15 eggs more, we got 40 eggs more. And the bird, and वो रुक ही नहीं रहा। The main surprising for us also is that every generation the performance is going up like so crazy, कि हम भी सरप्राइज है, सब सरप्राइज है, कि बोला यार क्या हो रहा है। तो मतलब कुछ जो हमने किया है, बर्ड का कंफर्ट लेवल हैज इंक्रीज सो मच दैट इट इज परफॉर्मिंग लाइक क्रेजी। आज 110 हफ्ते में भी 80% प्रोडक्शन दे रहा है। Okay. जब मैं ज्वाइन हुआ था 98 में, 70th वीक में उतना परफॉर्मेंस नहीं आता था, 70 में। आज 110 पे वो परफॉर्मेंस आ रहा है, और फीड आज भी कुछ नहीं खाती हमारी बर्ड, मतलब 103-104 ग्राम उस टाइम। हमारे कॉम्पिटिटर बीट 120 तक चले आते हैं पर डे, मतलब डिवाइड बाय 80, आप देखो कितना फीड खा रहे हैं। सो दैट इज, आई थिंक, इज द चैलेंज, इज अंडरस्टैंडिंग द फार्मर्स। If your game plan is you will, I'll give you cheapest chick, highest credit, then you lose your money very fast. And we also experimented with that. And because right or wrong, after 2000, Srinivasa never sold chicks. वो एक brief period था, 1 साल 1.5 साल में, just when I joined, 6 months before and 1 year after that. वो भी कुछ नहीं था, 99% मार्केट शेयर से 92% को आया था। तो पिताजी इतना उसका ये हो गए थे, तो उस टाइम में थोड़ा मैं 2 साल में 70,000 किलोमीटर घुमा, मैं सबके पास जाके। फिर फाइनली हाईलाइन था, तब आया था, तो मैं हाईलाइन को बंद करा दिया। मतलब आंध्रा में तब से लेके फिर मैं आने के बाद ही फिर चिक बिका हाईलाइन का, मतलब 2017 में। तब तक हाईलाइन का चिक नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? फ्री कंट्री, ऐसा नहीं है कि हम किसी को धमका सकते हैं। हमारा था, जो जाके बात करते थे, कोई सोच रहा था फार्मर का प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करते थे, पर कभी क्रेडिट नहीं दिया, कभी डिस्काउंट नहीं दिया। तो जब शुरू हुआ तो समझो ऐसा था कि हमने रीबूट कर लिया ना पूरा, सब जो चल रहा था छोड़ के नया शुरू किया।
तो हम एक स्टार्टअप हो गया 50 साल के हिस्ट्री से, पर वो टाइम लगता है यार, जो उतना मतलब दैट काइंड ऑफ डोमिनेंस ना काफी चर्बी चढ़ जाती है, तो उसको पता करने के लिए किधर किधर है उसका टाइम लगा। तो मेरे से ज्यादा मेरी टीम की ज्यादा चढ़ी हुई थी, तो वो भी डिस्कवर करने के लिए भी टाइम लगा। अच्छा, ये दे वर वेरी लॉयल एम्प्लॉइज, बहुत सालों से हमारे पास काम करते थे एंड लॉयल थे। पर क्या है, तो तभी मेरे को ये लगा ना, मैं बोलता हूँ जितना भी मेरे को गावस्कर और सचिन तेंदुलकर पसंद थे, मैं बहुत बड़ा फैन हूं दोनों का, पर समझो आज भी मैं इंडियन क्रिकेट टीम में चला रहा हूं उनको, तो वो बस वो एग्जाम्पल मेरे को लगा कि हाँ ये गलत किया था। तो लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई परफॉर्मेंस से। वो उनका भी गलती नहीं थी, गलती उनकी थी, गलती मेरी थी कि मैंने उसको ये तो एनीवे, सो दैट इज आई थिंक द मेन थिंग इन दिस गेम, इन लेयर्स यू हैव टू, इन ब्रॉयलर आल्सो। बस दुनिया में कॉब कहीं नहीं रहा, इंडिया में क्यों चल रहा है इतना डोमिनेशन? तो मतलब सोचो, अब जापान में लो 96% है रॉस का मार्केट शेयर, 96%। जब मैं शिफ्ट हुआ 2017 में, उस टाइम में बांग्लादेश में 85% था कॉप का मार्केट शेयर, ब्राजील में भी 80% था, दोनों अंडर 15 आ गया आज। तो आज लेटेस्ट तो मेरे को नहीं मालूम, बट 2 साल पहले मैं देखा था स्पेन में, फ्रांस में, स्कॉटलैंड में, पोर्चुगल में, मतलब कॉप तो 0 सेल था पेरेंट। तो इंडिया में, बस इंडिया में अब आज भी देखो तो शायद लग रहा है, और कुछ 1-2 बड़े जो थे उनके साथ वो भी एक तो छोड़ दिया, सुना है, एक इधर उधर हिल रहा है। I mean, IB को छोड़ के, IB is very strong, IB is very happy, I know that, IB is not going to leave, but they are not able to sell. तो why? Because of that peculiar this thing only ना। हम लोगों को भी 7-8 साल लगा अभी क्रैक करने के लिए, अभी आ रहा है। तो हाँ, तो I think that is the critical element of that they have to understand. But as an industry thing, I will, पिताजी ने साफ एक ही बोला कि सच बोलने के लिए अगर डर है तो वो डर के बारे में डील करो, किस बात पे डर करो, वो तुम्हारा वीकनेस है, सच तुम्हारा वीकनेस नहीं है ना। अगर तुम सोच रहे हो अगर मैं ये सच बोल दिया और वो फिगर आउट कर लिया, तो मतलब वो है तुम्हारा वीकनेस, उस पे एड्रेस करो। तो इसीलिए मैं हाईलाइन को कभी भी बोलता था, मैं अब नहीं, मैं बोल रहा ना, उनको 10-15 साल से मैं मिलता था, एक्चुअली 30 साल से, जब से मैं आईसी को जा रहा हूँ मिलता था। उसके पहले जो लीडरशिप थी वो बात नहीं करते थे, बट ये मैं उनको बताता कि उनको क्या करना है इंडिया में अगर उनको जीतना है तो बोलता आप कर नहीं सकते। मैं बोलता था उनको, मुंह पे बोलता था आप नहीं कर सकते, तो अभी भी वो हर जगह वो ही बोलता है। ये साला मेरे को सर बोलता था और बोलता था मेरे को तुम नहीं कर सकते। बट सो दैट इज हाउ आई लुक एट इट। माई प्रॉब्लम आई ऑलवेज सी इज माई ओन पीपल, नॉट आउटसाइड। और मेरे पीपल को अगर एज पे रहना है तो कंपटीशन रहना पड़ेगा। मेरे पीपल, बिकॉज मैं तो हर फार्मर को नहीं मिलता ना, मेरा आदमी जो मिलता है उसको अगर वो परफेक्ट नहीं है तो मेरा धंधा जाएगा। तो मैं कितनों को जाकर मिलता हूं, पर डेली तो मैं नहीं मिलता ना। तो मेरा स्टाफ को अगर एज पे रहना है तो फिर कंपटीशन रहना पड़ेगा। ये बात हुई प्रोडक्शन की, पर अगर हम कंजप्शन की तरफ जाएं तो इंडिया जो है वो एग प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है ग्लोबली, पर कंजप्शन में कंपैरेटिवली काफ़ी पीछे हैं। जैसा कि अपनी बात हुई 107 आप बोल रहे थे, तो और 108 अंडे पर पर्सन पर ईयर अभी कंजप्शन है हमारा। तो उसका रूट कॉज क्या है? तो एक तो है, देखो मैं कुछ साल पहले एक स्टडी कर रहा था ऐसे कि जब $2000 की पर कैपिटा है तो जापान कितना खा रहा था, चाइना कितना खा रहा था, यूएस कितना खा रहा था, तो करीब करीब वो भी यहीं थे। ओके तो वो एक है। एक है कि कल्चरली एक अपना ये है, ये वेजिटेरियनिज्म उतना नहीं है कि अपना आज भी देखो ना, आज भी देखो इस
2026 में आप किसी को बोलो मैं रोज 4 अंडे खाता हूं, तो क्या इमीडिएटली उनकी रिएक्शन कैसी होती है ना? तो एक अपना वो बदल रहा है, काफी बदल रहा है। तो पर वो है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपने पास। और तो हम काफी कार्ब्स खाते हैं, वो अभी शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, वो नेचुरल भी है। दूसरा शशांक, हम लोग को ना वो टू विश दैट वी वर ईटिंग 200-300 एग्स वुड हैव बीन हैवक। आज ही देखो मक्का कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो एक ग्रेजुअल इससे तो अच्छा है ना यार। अगले आज हम लोग शायद like I was telling you, we are at 107, maybe we are at 100, but we are not very well, in terms of per capita consumption. So that's a huge opportunity for us next 25 years. Okay. Right? So I am not, because जो हो गया उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हम बैठ के कुछ भी डिबेट कर ले, क्या कर सकते, क्या उखाड़ सकते हो 10 साल पीछे जाके? कर सकते हो क्या? 10 साल पीछे जा सकते हो ना? नहीं ना, 10 साल आगे तो हम जा सकते हैं। तो इसमें तो मेरे को वही लग रहा है कि साला क्या बड़ा फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है, राइट? वो अगर टॉप 10, अगर इंडिया का हेल्थ हैज टू बी वेरी गुड, देन वी हैव टू बी इन द टॉप 10। सो जस्ट लुक एट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर, राइट? सो ज्यादातर क्या अभी भी देखो, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रियलाइज करते हैं उसको। आज भी मेरे हिसाब से 70% ऑफ द कंजम्पशन इज इन सिटीज। आज भी रूरल एरिया स्पीड पकड़ा है, पर अभी भी वो स्पीड पे नहीं आया। पर वो गैप भी आज इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो गैप चले गया। मतलब ठीक है, यूपी बिहार में शायद उतना ये नहीं है, बट आज आंध्रा तेलंगाना में जाओ, इंफॉर्मेशन के हिसाब से रूरल में और अर्बन में कोई फर्क नहीं, सबको सब मालूम। तो ये भी मालूम पड़ रहा हूँ, तो अभी उनका भी थोड़ा वो ये हो रहा है, परसेप्शन चेंज हो रहा है थोड़ा। क्या इंडिया में हर माँ को ना बच्चे को हर दिन दूध पिलाना तो कंपलसरी हो जाता है, राइट? वो अपना ये है। हमने शायद वी हैव नॉट डन अ गुड जॉब इन कम्युनिकेटिंग। दूध नहीं, अंडा पहले खिलाना पड़ेगा। सी, एक तो अब साफ है कि माँ के दूध के बाद कोई परफेक्ट फूड ह्यूमंस के लिए तो अंडा है, माँ के दूध के बाद। नेचर में शायद कोई आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये वो मिला के, अलग बात है। फिर भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो अंडा दे सकता है, जो कॉस्ट पे अंडा देता है, कोई भी पास नहीं आ सकता, कोई भी पास नहीं। एक डॉक्टर साहब ने बताया मेरे को कि उसने किया एक वेजिटेरियन सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए देखा है, वो बच्चों के लिए। तो वो बोला, सुरेश वो 6 गुना ज्यादा कॉस्टली था और 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम था। मतलब 60 ग्राम का अंडा, 300 ग्राम का दाल और ड्राई फ्रूट्स। वो बिकॉज एक से तो नहीं होता, आपको मिलाना पड़ता है। नट्स, नॉट ड्राई फ्रूट, नट्स और दाल मिला के उन्होंने कोशिश किया, तो 30 रुपए का करीब करीब कॉस्ट हो रहा था। नहीं 30 नहीं, 20 रुपए के, बिकॉज उस टाइम में अंडा 4, 4.5 ऐसा कुछ रिटेल में बिकता था। तो बोला 20 रुपए का कॉस्ट हो रहा है, 300 ग्राम का वेट हो रहा है, कौन खाएगा बोला रोज? तो so that is changing now, which is definitely changing, and I think this is where we failed in the last 20 years. You ask me, हमने एकदम प्रमोशन पे मतलब completely dropped the ball. सर, इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि ICMR के जस्ट जो रिसेंट डाटा थे उसमें इंडियन पॉपुलेशन की 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो प्रोटीन डेफिसिट मिली हमको। पोल्ट्री इंडस्ट्री को कैसे, अब ये तो पास था, फ्यूचर में किस तरह से काम करना चाहिए चिकन एंड एग इंडस्ट्री को मिलकर कि वो इस कम से कम इस गैप को आपको और कुछ डेटा देता हूँ इसमें शशांक। कुछ महीने पहले, आप जानते हो मैं CII का एनिमल एग्रीकल्चर का टास्क फोर्स का चेयरमैन हूँ, तो उसमें एक मीटिंग चल रहा था। तो अमूल वाले बात कर रहे थे कि देखो हमने देश के लिए कितना सेवा किया, हमने ये किया, मतलब एंड किया। मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। बट 2 डेटा पॉइंट्स, देन आई केम बैक एंड सेड बस वो तो ठीक है, हम हमारे बारे में हम ऐसा नहीं बात कर रहे। तो ऐसे मैं निकाला डेटा कि पिताजी, तभी हमारा 60th एनिवर्सरी आ रहा था,
तो मैं बोला यार पिताजी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, मतलब देखेंगे करके थोड़ा मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि 9, तो मैं एक बैंक कृष्णमूर्ति साहब को फोन किया, बोला मामा अंडा कितना बिकता था 1965 में, तो मेरे को याद नहीं है सुरेश, बट 70 में जब एक बैंक में हम लोग 25 पैसा में अंडा बेचते थे। तो फिर मैं आई वेंट एंड यूज्ड परप्लेक्सिटी एंड ऑल दैट एंड डिड सम रिसर्च। 1980 से भी अगर लो, जब 50 पैसे में अंडा बिकता था, तो इन्फ्लेशन डाले अगर अपन उसमें, तो 28 टाइम्स का इन्फ्लेशन हुआ है। मतलब जो 1 पैसे में मिलता था उसमें आज 28 पैसा में मिलता है। इन्फ्लेशन उस हिसाब से गया, तो उसके हिसाब से आज अंडा करीब 12 रुपए होना चाहिए। मिल्क ठीक है, should be 125, 130. You know what milk price is per liter, right? 70 rupees. Dal, sorry, milk should be 54. It is selling at 74, 70, right? Sorry, dal should be 120. You know at what rate dal is selling. तो दोनों देखो इन्फ्लेशन को बीट की है, मतलब इन्फ्लेशन से ज्यादा है। फिर अंडा आज भी आप, मतलब ठीक है नवंबर से रेट बढ़ गया, कुछ भी बोला, एवरेज प्राइस इज 625। हाँ, तो मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 50% लोअर देन दिस इज व्हाट द इंडस्ट्री हैज डन। चिकन इज आल्सो क्लोज टू दैट, marginally maybe higher, but chicken is also less than inflation. This is a service we have done to the nation. अब समझो हमने ये नहीं किया होता, तो आपको मैं बता रहा था ना अर्लियर, एग कंजम्पशन में हम 107 थे ग्लोबली, बट प्रोटीन कंजम्पशन में वी आर 150th इन द कंट्री। ओके, विदाउट ऑल दिस इमेजिन वेयर वी वुड हैव बीन द लास्ट। आगे भी अगर इंडिया को वो टॉप 15-20 में जाना पड़ेगा, बिकॉज द बिग टैक्स वी आर पेइंग फॉर दैट। पीपल डोंट रियलाइज कि गवर्नमेंट कितनी टैक्स भर रही है इसके वजह से। जनरल पब्लिक का हेल्थ वो सब क्यों है ये, बिकॉज लोग तो ज्यादा जी रहे ना। जब मैं स्कूल में था यार, हम लोग बोलते थे इंडिया का एवरेज इज नॉट इवन 50, आज तो करीब 70 पे आ गया है। तो ये आगे बढ़ना ही है ना। अच्छा, people are not living longer in 20s and 30s, they are living longer in 70s, 80s, 90s. This मुर्गी को भी हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट 12 वीक्स में आपने ब्रूडिंग ठीक से किया है, वेट गेन ज्यादा है, वो बर्ड आपको 25 अंडे ज्यादा देती है। फिर आज हमारा मैट्रिक्स साफ दिखा रहा है, हम लोग वही काम कर रहे हैं फार्मर के। अगर 30th वीक तक आप थोड़ा केयर लिए, जो केयर लिया बिटवीन 16 एंड 30, 50 पैसे का ज्यादा कॉस्ट है। वो 50 पैसा जिसने लगाया उसको 20 अंडा ज्यादा आ रहे हैं आफ्टर 50, जो नहीं किया उसको 20 अंडा कम आ रहे हैं। अपने को वही साफ रूल है। हम क्या समझते हैं आज शुरू करके, हो सकता है ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट वो यंग एज में जो वीकनेस हो जाएगा वो लाइफ टाइम रहेगा। सो दिस इज अ सर्विस पोल्ट्री इज डूइंग एंड विल कंटिन्यू टू डू। एंड आई थिंक समवेयर, आई थिंक अपना पोल्ट्री इंडस्ट्री का मीडिया आपको भी इसको ना ज्यादा हाईलाइट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ व्हाट द प्राइड दैट कंट्रीब्यूशन वी आर डूइंग। So, अगला तो एंड दैट इज इट। एंड आपको मालूम है हमारे मीटिंग्स होते रहते हैं, तो अब बाइक पे कौन आता है? कोई फार्मर बाइक पे आता है आज? नहीं। मेरे जैसा कभी साला कन्वीनियंस की वजह से शायद बाइक में घूम रहा है, पर सब जापानीज और जर्मन कार ही दिखते हैं ना बाहर, है ना? क्यों? एंड वी अर्नड इट, वी हैव टू बी प्राउड ऑफ दैट। And we are an example for government to know कि हमको ना उनको भी हाईलाइट करना पड़ेगा कि देखो फार्मर्स को कैसा आगे बढ़ गया। सो यू आर राइट, इट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आगे थोड़ा कम्युनिकेशन पे स्पेंड करना है अपने को इन द राइट वे। इंडिया में लेयर बर्ड्स की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे जो रीजंस हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से है, फीड की वजह से है, या ब्रीड की वजह से है? वैसे आई थिंक वी आर नॉट दैट बैड compared to the global this thing. Like I was telling you, Shashank, we are still now the cheapest egg in the world. Yes. And it is quite good also. So अगर 8 रुपए एवरेज भी हो गया, we are still way lower than inflation and will be way lower than the world. So that is good. Where we are probable, but we can be so much better, and we are getting there. I think the biggest problem has happened is
मोस्ट फार्मर्स आर क्या हो रहा है, ये थोड़ा, ये वर्ड ना समझना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कि लोगों को मतलब कंट्रोवर्शियल मतलब पर्सनल हो जाते हैं, कि मैं उनको कुछ बोल रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ कि गैप किधर है, इंटरेस्ट क्या है मेरा इंटरेस्ट क्या है। आपको गलत पकड़ने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, वो आपकी जिंदगी यार, आपकी पैसा है, आपकी मर्जी। पर मैं कभी भी क्या देखता हूँ कि मेरे को अगर यहाँ जा सकता हूँ और यहाँ हूँ, तो ये गैप क्या है और क्यों है, वो मालूम पड़ा ना, तो फिर मैं जा सकता होता। जैसा मैं आपको बोल रहा था ना, हमने रियलाइज किया द रीजन वी आर नॉट दिस थिंग इज बिकॉज वी हैव बिकम टू एरोगेंट। चर्बी चढ़ी थी बोला था ना, एरोगेंट एंड टू लेजी। वी रियलाइज दैट्स व्हाई वी आर एबल टू, वी आर फिक्सिंग। लोग बोलने को तो बोलते हैं, आप सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। तो इधर भी दैट इज व्हाट इज प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑल ऑफ देम, वेरी फ्यू फार्मर्स को ना आइडिया ही नहीं है कि साला उनको कितना how many eggs they are getting per bird. I'm really shocked with that. And in some sense, we are to be blamed for that. Because हमने भी फार्मर्स को इस तरह आदत करा दी कि हंडे देखो, हेन हाउस कितना आ रहा है या फीड कितना खा रहा है, हमने उनको डिट्रेन कर दिया उसमें से। तो आज भी सब वही देख रहे हैं कि वो, बट दैट इज द क्रिटिकल थिंग नाउ, and we trained them very well on cheap feed, not on cheap production cost. That is the shift that has to happen. What is the difference between? तो शशांक, आपका 40 रुपए का केजी फीड हो रहा है या 20 रुपए का फीड हो रहा है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको अंडा कितने पे आ रहा है? अगर एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, नहीं हो सकता है, इतना जरूरत नहीं है, पर समझो मैं आपको 40 रुपए का फीड दे रहा हूं, पर आपका अंडा 2.5 रुपए में आ रहा है। ओके, फीड पर एग। आपको 20 रुपए दे रहे हैं, पर आपका अंडा 3 रुपए में आ रहा है, विच इज स्मार्टर? ऑब्वियस ना। पर उधर नहीं, वो लग नहीं रहा, बिकॉज हमने इतना ट्रेन कर दिया कि चीप फीड। दूसरा, किसी को मेजर ही नहीं है कि कितना फीड खा रहा है। तो आज डिफरेंस इज नॉट इवन लाइक फीड कॉस्ट इज ऑल्सो नॉट द डिफरेंस। बट आज क्या बर्ड इतना परफेक्ट हो गया ना, इतना परफेक्ट हो गया इसका दिस थिंग। बट यू कांट, अब आप रोनाल्डो को अपने से आपसे कंपेयर नहीं कर सकते ना आप। रोनाल्डो कांट लिव लाइक यू। अगर आपने जैसा चला बिरयानी दिखा, खा लिया, अपना स्पाइसी वेन्यू के एप्रिकॉट पुडिंग मिल गया, खा लिया, तो वो रोनाल्डो तो नहीं बनेगा। शायद कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, पर वो देखो ना कितना साला पैसा बना रहा है, क्या सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या सैक्रिफाइस है भाई उसमें? वो तो साला हर गेम क्या उसको 20-30 करोड़ मिलते हैं। सैक्रिफाइस बोलते हैं उसको कि वो मिठाई नहीं खा रहा है। तो इसमें वही बोल रहा हूं, अभी जो बर्ड है वो रोनाल्डो है, वो रोनाल्डो को परफॉर्मेंस देगा, पर उसको हैंडल तो करना पड़ेगा ना उसका। अब इसी में हमने भी इतना ट्रेन कर दिया ना सबको। हम नहीं बोल रहा हूं, ये पिताजी मेरे को पूछ रहे थे, यार लोग क्यों नहीं बोला? बिकॉज आपने 40 साल इतना अच्छा ट्रेन कर दिया सबको, कुछ तो टाइम लगेगा उनको अनट्रेन करके ट्रेन करने के, नया थिंकिंग करने के लिए, है ना? तो वो अब क्या हो रहा है, वो माइन्यूट, आज गेम इज इन द माइक्रो इंग्रेडिएंट्स, नॉट इन द मेन इंग्रेडिएंट्स। मक्का, सोया, उधर नहीं है गेम, वो बैलेंस, अमाइनो एसिड, लाइसिन, मिथनिन, विटामिन्स। अब इसमें क्या होता है, आप कोई चाइनीज वाला आपको बोलता है, सर वो देखो BASF आपको 10 रुपए में दे रहा है, मैं 4 रुपए में देता हूँ। 4 रुपए में तो नहीं देगा, 7 रुपए में देता हूँ, आप खरीदते हो। अरे उसमें क्या है? हमने देखा एक बड़े कंपनी से खोलीन खरीदा, तो कुछ हमको प्रॉब्लम सारे टेस्ट किया तो साला ही नहीं उसमें, तो ठीक है वो चिप में दे रहा था, बट है ही नहीं। तो कितने इंग्रेडिएंट्स को हम चेक करते रहेंगे यार? इतना हमारे पास लैब वैब रख के, बिकॉज हर दिन तो आते जाते रहते हैं, तो कहाँ हम सब अगर वो टेस्ट करने लगे ना, पर टन का अपने को 20,000 का खर्चा होगा। 2,000 का खर्चा होगा। अब 25,000 के फीड पे 10% अगर कॉस्ट इंक्रीज कर लिए आप, कैसा नहीं चलेगा ना? तो
तो इसमें अगर आप देखो, मैं बोल रहा हूँ क्यों ये स्ट्रेस लेना यार, बीएसएफ का ठीक है, पर वो कितना जाता है, 1 kg फीड में 25 पैसे का प्रोडक्ट है। 25 पैसे में 5 पैसा सेव करके नहीं है ना, वो आपको 20-30 अंडे चले जाएगी। सो दिस इज द एटीट्यूड दैट नीड्स टू चेंज। देन आई कैन क्लियरली से वी विल डू इवन मोर वंडर्स। आज मैं एक सिंपल कैलकुलेशन डाल रहा था शशांक, कि अगर आज के हिसाब से जो बिजनेस एज यूजुअल आज जितना फीड पर एग हो रहा है, तो 2047 को जब हम लोग करीब करीब आज 40 करोड़ कुछ अंडे है हर दिन का प्रोडक्शन, बाय देन विल गो टू समथिंग लाइक 160 crore eggs per day. I mean, if we get our act together, it can be higher also. अगर ठीक से प्रमोशन किया, दिन में 2 अंडा तो मेजॉरिटी खाएगा, तो एवरेज ऑफ 1.5 जा सकता है, मतलब 600 अंडे तक हम जा सकते हैं। वाई ओनली 365 जा सकते हैं? बिकॉज साइंस क्लियर है, मेडिकल रिसर्च इज क्लियर, पीपल कैन मिनिमम ईट 4 eggs। 4 eggs छोड़ो तो हम जा सकते हैं। तो उसके लिए हमको साथ मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन भी चाहिए हमको। प्रोडक्शन तो आएगा ना, जब मार्केट है तो प्रोडक्शन क्यों नहीं आएगा? तो अगर समझो वो है, तो आज के हिसाब से अगर बिजनेस एज यूजुअल देखो, करीब करीब 90 मिलियन टन का फीड चाहिए। ओके। ये सिर्फ हाईलाइन को शिफ्ट हो गया, सब थ्योरी है, आई एम नॉट सेइंग, थियोरेटिकली मैंने बोला क्या हो सकता है, दैट 90 मिलियन विल कम डाउन टू 82 मिलियन। अगर फीड भी हम जो हिसाब से बोल रहे हैं, अगर सब फार्मर उस हिसाब से करे, तो दैट कम्स डाउन टू 75 मिलियन टन्स फ्रॉम 90 मिलियन। फ्रॉम 90। सो दैट इज द गैप। कितना है 90 टू माइनस 75? 15 मिलियन। तो ऑलमोस्ट आज का फुल फीड इंडस्ट्री का मतलब आज 22 मिलियन है। तो दैट इज द इम्पैक्ट दैट इज पॉसिबल। बट वो बातों में नहीं चलता ना, वो फार्मर को अगर जो और एक मैं गारंटी दे रहा हूं, जो वो नहीं करेगा आगे नहीं रहेगा। पर आज इसी में बिकॉज तो कुछ डाटा के हिसाब से 4 गुना इन्फ्लेशन होने की बात कर रहे हैं आज से लेके 2047 तक। मतलब आज का 1 रुपए 4 रुपए के बराबर 4 रुपए हो जाएगा, राइट? तो एग रेट तो आप उतना नहीं बढ़ेगा आपका, शायद 3 गुना तो बढ़ेगा, पर वो जो नहीं कर सकता था नहीं चलेंगे। और अभी जो चला रहे लोग फार्म, कुछ फार्म्स में जाओ, ठीक है इतना बुरा नहीं है जितना ये एनजीओज बताते हैं, पर इट हैज टू बी बेटर। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चिकन, देन द चिकन विल टेक केयर ऑफ। hen हाउस एग प्रोडक्शन की बात की तो एट प्रेजेंट ये 330 eggs के करीब है अप्रॉक्सीमेटली, अगर अपन एवरेज लें इंडिया में। तो क्या आपको लगता है कि वी हैव अचीव्ड कंप्लीट जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ अ बर्ड? So from the genetics we had 10 years back, yes. Okay. उस टाइम में वो जेनेटिक्स नहीं थे आज, बट आज के हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से तो ये कम से कम 430 के प्लस ही होना चाहिए। तो और एंड इट विल बी विद ऑलमोस्ट नो एक्स्ट्रा फीड। 430 eggs. ओके। मतलब 100 अंडे बढ़ रहे हैं तो इट इज नॉट लाइक 15 kg ज्यादा खा रहा है or something, it's not like that, but it will do with much less than that. So that genetic thing is there now we have the best, I think in fact it is globally acknowledged that India mein jo genetics hai, especially for our market, it's never been better. So chayega, and my prediction is close to 2030. जब 2030 आएगा तो कम से कम 550 अंडे निकालेंगे फार्मर। ऑफ कोर्स लेंथ एक्सटेंड भी होगा, रिमेंबर दैट, बट 100 वीक्स में 550 नहीं देगा, बट वो बढ़ेगा बिकॉज बर्ड का जेनेटिक पोटेंशियल इज रियली गुड। प्राइमरीली इट इज लेजीनेस, इट इज नॉट लेजीनेस एंड कंफर्ट जोन। बाय लेजीनेस आई मीन जो आदतें बन गई हैं लोगों की, उनसे बाहर आना मुश्किल हो रहा है। और एज आई सेड, पिताजी ने इतना अच्छा ट्रेन कर दिया लोगों को, क्या ना ये स्पेशल नीड्स है, स्पेशल 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 वर्ड करके, तो वो क्या है, कोई दे आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ इट, इट इज एक्चुअली नथिंग स्पेशल।
बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक बायो सिक्योरिटी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वैक्सीनेशन टाइम पे होना पड़ेगा, बर्ड शिफ्टिंग टाइम पे होना पड़ेगा, राइट, दीज आर द थिंग्स, एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रेडिंग ठीक से होना पड़ेगा. आई डोंट नो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट. अगर हम बात करेंगे एग रेट डिक्लेरेशन की या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, पिछले कुछ एक डिके में लोगों ने गवर्नमेंट इंटरवेंशन की भी बात की है कि गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए ताकि एक कैपिंग हो जाए रेट्स पे. उनका मेन एम है, और या छोटे फार्मर्स हैं उनको वो ख़त्म ना हो, वो बने रहें हमेशा. तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दो चीज है. एक शॉर्ट टर्म में इट माइट सॉल्व समथिंग, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? वो सबसे पहले ना आपका रेट पे और चिकन पे कंट्रोल लगाएंगे. वो दाना पे नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं करेंगे वो. आज मलेशिया में देखो, अंडे का रेट पे, चिकन के रेट पे गवर्नमेंट ने रेट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पर दाने पे कुछ नहीं कर रहे हो. तो so there you have to understand that is what they'll do. So but why do we need government? We had a system which was working so well for us. हम जो अच्छा चल रहा था, हमने दुनिया को मिसाल है यार, हम लोग पूरी दुनिया को, इंडिया को छोड़ पूरी दुनिया को मिसाल है जो एनईसीसी का स्टोरी है. और अब बोलते गवर्नमेंट के पास क्यों जाना है भाई, जरूरत क्या है? ऑलरेडी वी हैव डन दैट ना. बट आज क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज द बिगेस्ट इशू, टेल मी. एनईसीसी का नाम फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी. तो नेशनल तो कुछ नहीं है, वो स्पेशल नहीं है ना, एग है. क्या बोल रहा है वो? कोऑर्डिनेशन ना. yes. क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है? जब आपको मालूम ही नहीं आपके पास कितने अंडे हैं, और ये इंफॉर्मेशन हुआ करती थी जब मोबाइल नहीं था, जब व्हाट्सएप नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, उस दिन में हुआ करती थी अपने पास. वो अपने एसकेएम के ना बिग मैन को आपने मतलब पोल्ट्री इंडिया ने फेलिसिटेट किया ना, तो उस टाइम में वो आए थे, वो बोल रहे थे मेरे को कि ना सुरेश, दिस वाज 80s, वो अपोज थे एनईसीसी को, वो ट्रेडर थे, मतलब वो तो ऐसा कुछ करते थे, तो वो ही वाज अपोज टू एनईसीसी. बट यू नो व्हाट ही सेड, सुरेश, एक बार हमारे पास एक ट्रक ज्यादा था नमक्कल में, हमने जगपति राव साहब को फोन किया, बोला सर एक ट्रक ज्यादा है, ये हो रहा है. तो इमीडिएटली जगपति राव साहब ने सुब्बराजू तनकू में वो एमकेआर करके थे, ये दोनों से बात करके एडजस्ट कर दिया, मार्केट मेंटेन हो गई. आज आपको क्या होता है, बरवाला में 2 साल ट्रक 30 पैसे में कम बिकते हैं, इमीडिएटली कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, विजयवाड़ा हैदराबाद में रेट कम कर देते. क्या, क्यों यार, क्यों? एक ही ट्रक, समझ में, लास्ट 2 साल पहले हुआ था ये, तो मैं फोन किया वो उधर, क्या हुआ है, क्यों, क्या हो रहा है? तो बोलता 2 है सर, एक तो श्रावण आ रहा है. तो मैं बोला, मैं उसको पूछ रहा था, श्रावण आया, अंडा का रेट कम किया तो खाते लोग? नहीं, खाते नहीं ना सर कोई. तो फिर रेट कम क्यों किया? तो उसको मेरी क्वेश्चन समझ में नहीं आई. वो ऐसा बोला, कौन सा उल्लू है मेरे को ऐसा बात कर रहा है. मैं बोला अंडा रेट कम करने से तो कोई नहीं खा रहा है ना. एक बात. दूसरी वो बात क्या बोला, सर ये डबल मोल्टेड फ्लॉक है, मेरे को कोई फुल रेट नहीं देगा, मेरा अंडा इतना बैड कंडीशन में है, मेरे को फुल रेट कोई नहीं देगा, तो मेरे को एनईसी से कम में बेचना पड़ेगा. ट्रेडर इसीलिए मेरे पास ले रहा है, और आप इमीडिएटली आप 30 पैसा कम किए, नेक्स्ट डे फिर मेरे को 30 पैसा कम करना पड़ा. तो मैं यही पूछ रहा हूं कि यहां से आंध्रा से देखो आप कलकत्ता को कितने ट्रक जा रहे हैं हर दिन, डंक का आंसर किसी के पास नहीं है. पर ये तो है मिनिमम 80-90 ट्रक्स जा रहे हैं. बरवाला से कितना जा सकते हैं पूरा, समझो आंध्रा बंद कर दिया, बरवाला बेच सकता है 70-80 ट्रक मैक्सिमम
कुछ दिन के लिए 4-5 ट्रक भेज सकते, 10 ट्रक भेज कुछ दिन के लिए। तो आपने रेट कम करके किसका फायदा किया? क्या रोका आपने बरवाला को? आप ये करके आप बरवाला का ट्रक रोके आप? ये सिस्टम मैंने 2005 में प्रेडिक्ट किया कि ये फेल हो जाएगा, क्योंकि NECC वाज डिपेंडेंट ऑन somebody like जगपति राव, सुब्बराजू। वो पूरा दिन में साला 10-10 घंटे देते थे इसके लिए, वो वाजिब था उस टाइम में। आज आपके पास कंप्यूटर्स है, डाटा है, सब है, यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ, कंप्यूटर्स कैन डू द वर्क। मार्केट का डेटा क्या है वो पता करना कोऑर्डिनेशन है। मैं बोल रहा हूं शशांक, आज भी सिंपल 99% टाइम्स एक 5% अंडा तुम मुफ्त में दे दो इंडिया के बाहर कहीं, बाकी 95% का रेट कभी कम नहीं होगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। दूसरा, अगर ट्रेडर भी क्या बोल रहा है, सर ये छोटे छोटे अंडे बेचते हो आप और बोलते हो फुल रेट दो, कैसा मिलेगा? उसको कौन दे रहा है फुल रेट? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अंडा टूटता है, फार्मर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है उसका। मेरा फार्म से अंडा निकल गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। दैट इज द प्रॉब्लम विद NECC रेट, बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन क्वालिटी, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन क्वालिटी। दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। कहां आपको 65 ग्राम को अंडा को भी वही रेट मिलता है, 50 ग्राम के अंडा को भी वही रेट मिलता है? कैसा? ये कौन, आप मानोगे? कब जाके कोक खरीद रहे हो यार, आपको 300 ml के बॉटल को और 500 ml के बॉटल को एक सेम प्राइस बोलोगे? कोई देता है किसी को? सिर्फ हम आए क्या इधर फंसे हुए? चिकन भी तो केजी के हिसाब से जाता है ना, बर्ड के हिसाब से नहीं देते हो ना। ये इधर अगर ये इंप्लीमेंट हो गया, समझो ट्रेड वो मांग रहा है भाई, ट्रेड के वजह, ट्रेड का रोल है ना। अब ऐसा ट्रेडर को ब्लेम करते हैं, कैसा ब्लेम करते हैं? तुम क्या, मक्के को जब रेट गिर रहा है, अभी 18 रुपए हो गया, आपने बोला नहीं नहीं यार ये अच्छा नहीं है यार, MSP पे खरीदता हूं। कोई एक फार्मर बोला ऐसा? कोई एक फार्मर बोला है ये गलत है 18 रुपए में खरीदना? कोई नहीं बोला ना। तो आप ट्रेडर को कैसा ब्लेम कर रहे हो? ट्रेडर का काम नहीं है आपको बचाना, ट्रेडर का काम नहीं है आपको टेक केयर करना, ट्रेडर का काम है अपने आप को टेक केयर करना। हमारी जो इतनी परफेक्ट सिस्टम बनी हुई थी, किसने डिस्ट्रॉय किया इसको? मैं बोलता हूं फार्मर की एपैथी का वर्ड नहीं मालूम हिंदी में क्या है, नहीं, इंडिफरेंस। इतने आलसी और ये हो गए कि किसी को कोई बैठ के कहीं हमको संभालना पड़ेगा। आपकी सिस्टम थी, मीटिंग लगाओ, कितने लोग आते हैं? खाने के टाइम पे शायद थोड़ा बहुत आ जाते, कोई एक टाइम पे आता है? आप ही बोलो ना अपना मीटिंग 10 बजे का मीटिंग 11 बजे का भी शुरू हुई है, तो फिर किसको ब्लेम कर रहे हो आप? तो अब दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब बोल रहे गवर्नमेंट को करो, वाट लग जाएगी, मैं बोल रहा हूं बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। वो मक्के पे रेट कंट्रोल नहीं करेंगे, सोया पे रेट कंट्रोल नहीं करेंगे, किसी पे नहीं कंट्रोल, आपके उसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अभी आपने बोला इंटीग्रेशन का भी, ये देखो अब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है, यही होता है। अभी वो बोल रहे उनका क्या जा रहा है, उनको लग रहा है अरे, मैं गया था ना जब वो केज बैन का इश्यू चल रहा था, गया तो डिपार्टमेंट में था, बोलता है ये तो 6 ही कंपनी है ना सर, हमारा क्या जा रहा है? उनका था करे ये 6 कंपनी इफेक्ट हो जाए, हमारा क्या जा रहा है? राइट और रॉन्ग आप ब्लेम कर सकते हैं, बट अपना देश ये है कि साला खाने के ये नहीं है, पर हम तो मॉरल्स तो साला हम आसमान के रखते हैं, वो सबका नहीं है। तो पिछला हफ्ता 10 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था लिंक्डइन और सब पे पोस्ट किया था ना कि ये इलीट जो है, हम हैं $2000 में, पर इनके ख्वाबे जो है कि इंडिया कैसा होना चाहिए, $50,000 के है। ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना, उसका क्या जा रहा है? उसने किसी को एक जॉब दिया है? नहीं। तो ये ऐसी भड़का रहे लोगों को, ये एक ही होगा कि कल मेजॉरिटी इंटीग्रेटर्स खुद के प्रोडक्शन में चले जाएंगे, इंटीग्रेशन बंद करके। तो हजारों जो इंटीग्रेशन आज कर रहे हैं वो जाएंगे बाहर,
एंड जो नौकरी वो दे रहे वो भी जाएंगे, बिकॉज ऑटोमेशन हो जाएगा पूरा। मैंने भी काफी स्टडी किया है इसके बारे में शशांक। आइडियल सिस्टम में बोल रहा हूँ, मतलब एज एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। अब बहादुर भाई कल करना चाह रहे, इतना बड़ा करना चाह रहे, आइडियल सिस्टम में बोल रहा हूँ 500 एकड़ लो, बीच में प्रोसेसिंग प्लांट लगाओ, गोल 20 फार्म लगाओ, पूरा ऑटोमेशन, शेड से लेके डायरेक्ट प्रोसेसिंग में चले जाएगा, बाहर बस फाइनल प्रोडक्ट बाहर आएगा। दैट बोल रहा हूं बीच में फीड प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट लगाओ, फीड प्रोसेस होगा, ऑटोमेटिकली मैकेनिकली फार्म में चले जाएगा, शेड में बर्ड रेडी होगा तो टक उधर ही उसको चेन में डाल देंगे, प्लांट में चले जाएगा। पिछली बार जब ये हुआ था अराउंड कोविड के टाइम में हुआ था, तो स्ट्राइक वाइक हुआ था, ठीक है, उस टाइम में 4 साढ़े 4, आज 8 रुपए दे रहे हैं ना, बड़ा है ना। सो ये जो कर रहे हैं ये सब इंडस्ट्री के नहीं है, ये बाहर वाले भड़का के ना, वो अपना, हाँ वो अपना कुछ है, लाइक लोगों को भड़का के, या किसी ने पैसा नहीं दिया होगा उसको, वो लोकल जो इंटीग्रेशन करने वाले को किसी ने पैसा नहीं दिया होगा, ऐसा कुछ है, लोग आके इनको भड़का रहे हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सिस्टम परफेक्ट है, आई डोंट नो, वी कैन सिट टुगेदर एंड वर्क ऑन दैट, बट दिस इज स्टुपिडिटी। पिछली बार में भी आया था कहीं, तो तब उनको भी पता है ये क्या पागलपन है, वो कुछ नया टर्मिनोलॉजी शुरू करके, ये ग्रोइंग चार्ज नहीं है, ये कुछ और सर्विस चार्ज, ऐसा कुछ, साला उसमें सबको जीएसटी लग जाएगा। अपना क्या जा रहा है यार, हम तो कंज्यूमर को चार्ज करेंगे ना। तो मतलब ये पागलपन है, ये जो एक फैंटास्टिक सिस्टम चल रही है उसको बर्बाद करने की प्लान है। So I think that is stupidity. I think point is even now, I think we have to work together. बहुत मस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत, I mean इतना, पर ये सब कुछ करेंगे ना फिर चले जाएगा, एक कुछ लोगों के हाथ में चले जाएगा। आज यूएस में 50 फार्मर है, तुम ये सब करोगे, जो एफिशिएंट है उसके पास, आज भी मेरे को कभी कभी लगता है क्यों यार इन सब से बात करना है। तो पर हमको साफ है, हमारा तो फाउंडर भगवान तो पिताजी है, अब उन्होंने जो बोला वही होना है, बिकॉज ये तो उनका क्रिएशन है, और उनका साफ है कि फार्मर को रहना चाहिए और फल फूलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन से पहले अबाउट हर्षा, आपके जो सन है, जो जस्ट अभी फैमिली बिजनेस आपको ज्वाइन किया है आफ्टर MBA आई थिंक, सो कैन यू टेल अस दैट इफ ही इज एंटरिंग विद सम न्यू विजन, मतलब तो उसका साफ है, उसने बोला पिताजी अब ये बिरयानी बनाना, समोसा बनाना का ड्रीम्स छोड़ो, वो हमारा कोई एक्सपर्टीज नहीं है, श्रीनिवासा कोई एक्सपर्टीज नहीं है हमारा। दूसरा, जैसा बोला है ना, हम इंटीग्रेशन भी उसी ने बंद करा दिया, क्योंकि उसने बोला कि अगर हमको कम से कम 10 गुना स्केल नहीं होंगे तो देयर इज नो पॉइंट बीइंग इन द बिजनेस, राइट। एंड देन ही सेड इट इज नॉट आल्सो स्मार्ट फॉर अस टू इतना कैपिटल हम लोग लगा के ये वो करके करना, बिकॉज हमारा स्पेशलाइजेशन नहीं है वो। Whereas genetics and taking care of farmers, and one more insight he gave me, he said, what is the difference between a breeder and a farmer? Layer farmer और ब्रॉयलर ब्रीडर में फर्क क्या है? पिताजी हम दोनों बोले क्या बात कर रहा है? बोलता है क्या, दोनों तो फार्मर ही है, दोनों अंडे निकाल रहे हैं। ब्रीडर भी पहले अंडा निकालना पड़ेगा, उसके बाद में चूजा बनेगा। दोनों को गेम अंडा बनाना है ना? yes. और दोनों को हैंड होल्डिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि वो बेस्ट कर सके। दैट इज वेयर श्रीनिवासा इज वेरी गुड एट। तो बोला क्यों आप ये आगे बढ़ रहे हो कि आपका नहीं, तो बहादुर भाई का जैसा आप ब्रॉयलर इंटीग्रेशन कभी नहीं कर सकते। तो ही सेड वी विल डू दैट, एंड सेकेंड ही सेड इज सब डरते हैं फार्मर से काम करने के लिए,
रूरल एरिया में फार्मर्स से काम करने के लिए सब डरते हैं, वेयर एज वी एंजॉय दैट। ओके। तो जैसा जैसा हाईलाइन बढ़ रहा है तो ऑल इंडिया में अपना प्रेजेंस हो जाएगा। हर गांव में जरूरत नहीं हमने को, बट मिनिमम ही सेड 40-50% ऑफ द विलेजेस रूरल एरिया में श्रीनिवासा कौन है सबको मालूम पड़ेगा। तो उधर देन वील सी व्हाट एल्स कैन वी डू देयर। शायद गाय हो सकता है, कुछ और हो सकता है, पर स्केल होना चाहिए। आप एक्वा में नहीं जाएंगे क्योंकि स्केल नहीं है। फिश में शायद जा सकते हैं क्योंकि स्केल है। ओके। पर ऐसा जा बोला, बट वन थिंग, यू आर नॉट गेटिंग इनटू 10 थिंग्स एट वन टाइम, ओनली वन एट ए टाइम। तो दैट इज द गेम प्लान। इज इट अगले 50-30 साल में इतना हमको ग्रोथ अपना, आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। ही सेड प्लीज, सो दैट इज द थिंकिंग ही इज ब्रॉट इन। In fact, he is brought in more focus. He said, you will not run after new thing. Only eggs are the only thing he said we'll attempt building a brand, but production has to come from farmers. We will not do it. Industry के लिए brand बना सकते हैं क्या, देखते हैं. We'll try it out for some time. Okay. अभी चल रहा है अच्छा. It is growing good. I think last month only we grew almost 30-40%. Okay. तो अच्छा ग्रो हो रहा है. बट वी आर ऑल्सो फिगरिंग इट आउट बिकॉज सही आदमी टीम नहीं मिल रहा है. वो सब आके ना मेरे पास क्या हो जाता है ना फ्रस्ट्रेशन, शशांक जब आके बोलता है मार्केट ऐसा बोल रहा है, मार्केट वैसा बोल रहा है. तो हम बोलते हैं मार्केट को साला, मार्केट को क्या मालूम. कोई जो मार्केट मतलब कौन है, वो स्विगी में जो परचेज वाला बैठा है वो उसको क्या मालूम अंडे के बारे में. तो हमने जब एक ई कॉमर्स बंदे को दिखाया जो दिन में 4-5 हजार अंडे बेच रहा था, आज 1.5 लाख अंडे बेच रहा दिन में. तो हम बोले यार, हम तुमको पैसे, तुम भी पैसा बना, तुम्हारे मर्जी यार कैसा पैसा बना, हम क्या रोक रहे हो तुमको. मैं बोला बट यू आर पुटिंग सम स्टूपिड प्राइस बिकॉज ऑफ व्हिच नोबडी विल कम बाई. अब 10-12 रुपए अंडा लगा दोगे, जब अंडा नहीं बिकेगा तुम भी पैसा नहीं बना रहे, मैं भी नहीं बना रहा हूं. अंडा बिकेगा तो दोनों पैसे बनाते ना. तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो हमारा क्या, मैं बोल रहा हूं एनईसीसी का रेट फार्मर को मिलना चाहिए. आज पूरा ट्रेड क्या कर रहा है, एनईसीसी माइनस दे रहा है फार्मर को. आज भी ठीक है, हम बोल रहे ओवरनाइट बदल नहीं सकता, धीरे 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 वो गैप कम कर रहे हैं हम लोग. अच्छा, यहां पे प्रॉब्लम कौन है, अपने ही लोग हैं. कौन जाके उसको एनईसीसी -40 ऑफर कर रहा है, पता नहीं, अपने ही लोग है ना. तो उसको ब्लेम करते हैं. उसको क्यों ब्लेम कर रहा है, वो उसको अपना काम कर रहा है यार. वही बोल रहा ना, यू कैन, उसको ब्लेम नहीं कर सकता ना. उसको बिठा के समझा. अब वो मेरा टीम ये जाके ना, वो उसको क्या चाह रहा है, -30, हाँ -30 दे के आता हूँ सर. तो बोला अगर ऐसा करना है तो फिर हम क्यों घुसे यार, करने वाले अच्छे हैं ना, कर रहे हैं ना वो लोग. हमारा क्या इम्पैक्ट है उसमें. तो पहले जब +30 दे रहे थे इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड ऑल दैट, आज +80 को आए. तो अभी धीरे धीरे फिर वो मेरे को उंगली फार्मर ही करता है. यू हैव नो आइडिया मेरे को फार्मर से कितना स्ट्रेस आता है. मैं उसके लिए, बट अब क्या है, बोलता है सब पैसे तुम लगाओ, बाकी को -30 पे देगा, मेरे को -10 में देने को ड्रामा करता है. तो मेरा टीम बोलता है सर ये लोग ऐसे है सर. मेरा टीम आगे बोलता है सर फार्मर्स देखो कैसे लोग हैं, आपके सामने एक बात बोलते पीछे ये करते हैं. तो वो बोल रहा मेरे को भी तो बात साफ है ना उसका. बोलता मैं जाके उसके पास बैठ रहा हूँ, रिलायंस के पास. उसके पास -30 का ऑफर है. -30 मतलब जो प्राइस ये +30 बोल रहे हैं, तो -30 +60 पैसा हो गया ना. तो आप मेरे को बोल रहे रिलायंस को पूछो. मैं पूछता हूँ सर, धीरे धीरे जा रहा है वो भी, उसको भी मालूम पड़ रहा है कि उसका अंडे का सेल बढ़ रहा है. तो पर अंदर मैं बोलता हूं ना, जैसा क्या है, बहू को ना पेपर पे चेक करते रहोगे तो आपका बेटे का शादी नहीं होगा. बहू को घर लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा दोनों को एडजस्ट. पर घर नहीं आएगी तो तुम्हारे साला पेपर पे कितना भी रिसर्च कर लो, ये भी वही है ना. अब अंडा जाएगा अंदर, फिर उसको थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ेगा. ऐसी थोड़ी मेरे को कोई करेगा. तो दैट इज वेयर इट इज स्लोली वी आर, बट पॉइंट इज so we are focused on that, genetics and feed also we will do, because as I said the performance difference for the farmer is very very high. तो वो भी इंडस्ट्री के
ये नीड देख के so that's what Harsha is very clear that we'll focus on these things and we'll look at what comes in that, but we will never do integration anymore. That part is clear because it is also a bad idea which I think internationally बहुत कम लोग हैं जी चूजा भी बेचते हैं और इंटीग्रेशन भी करते हैं. तो बहुत there's a reason why people don't do that around the world. आज से 5 साल के बाद श्रीनिवासा को आप कहाँ पे देखना चाहेंगे? See, financial results will be directly proportional to the service we do the industry, right? हम भी उसी हिसाब से अपने आप को मेजर करते हैं. पर second is, let me also be clear, we are business people, right? जैसा सब धंधा करने हम भी ये है, तो no financial result will be compromised on, right? So that is there. So we are looking at at least a 5x growth in the next 5 years. So we are aggressive. Why? Because see, udhar bhi jayenge na Shashank. So in the overall egg, if you take the egg industry, we will not even be 7-8%. So then we feel then what is the problem? Why should we not grow? And then we want to attract the best talent in the country. Whoever is best, we want them to come work for us. तो उनको भी अगर ये ambition नहीं लगाएंगे तो वो भी अपने पास क्यों आएगा? So that is the target. We will be all India for sure, and maximum farmers को making maximum profits is the जो मार्ग है उधर जाने का वो है. मैसेज फॉर इंडियन पोल्ट्री फार्मर. सो मैसेज तो सिंपल है कि गोल्डन पीरियड होगा अगला 25 साल इंडियन पोल्ट्री के लिए, और ये बिजनेस ही नहीं, ये समझो एक तरह से हम देश का इतना उद्धार भी करेंगे. राइट वर्ड है ना उद्धार? यस, राइट. तो वो भी है. तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट थिंग इज एवरी प्लेयर हैज टू टेक प्राइड इन व्हाट दे आर डूइंग. अपना ना वो प्राइड को क्या बोलते हैं हिंदी? गर्व. कि हमने, क्योंकि हम बहुत स्पेशल काम कर रहे हैं, तो उसका ना अभी थोड़ा छोटे छोटे एटीट्यूड्स बदलने पड़ेंगे. बर्ड को टेक केयर करो, आई एम प्रॉमिसिंग यू इट विल टेक केयर ऑफ यू 10 times मोर. मैं गारंटी देता हूं. आलसीपन छोड़ना पड़ेगा. जो आलसीपन से करेगा वो जाएगा इंडस्ट्री से बाहर. शायद आपको जरूरत नहीं है पैसा बनाना, तो जाओ अभी भाई, सबको एक फेवर करो. आप बर्ड को टेक केयर करना नहीं चाह रहे, आप किसी को उद्धार नहीं, ये नहीं कर रहे, फेवर नहीं कर रहे, आप निकलो भाई प्लीज बाहर. नए लोग आएंगे. पर ये भी बोलता हूं, सबसे स्टूपिड डिसीजन विल बी एग्जिटिंग द बिजनेस, बट यू विल बी एग्जिटेड आउट इफ यू आर नॉट सीरियस. मैं एक उदाहरण देता हूं. जब मेरी बहन की शादी हो रही थी, 6,000 लोग आए फार्मर्स. मेरे शादी पे करीब 4,000 लोग आए थे. मेरे बेटे के शादी पे वही एरिया से अब 300-400 आए. पर तब से लेके आज देखो इंडस्ट्री 20 गुना बढ़ी है. 20 गुना. और आप किधर रह गए? यस. अब आगे जाके इन रुपी टर्म्स 4 गुना तो इन्फ्लेशन होता है बोल रहा हूं, बट इन रुपी टर्म्स अगले 25 साल में इंडस्ट्री 20 गुना बढ़ेगा. पर अंडे का रेट 20 गुना नहीं बढ़ेगा. Okay. तो जो एफिशिएंट नहीं है, मौका तो है. मैं बोल रहा हूं ना आपको, बाई 2047 मतलब मेरे हिसाब से कम एक बर्ड से 700 अंडे तो निकालना पड़ेगा आपको. और फनी थिंग क्या है वो बोल रहा हूं, ये वो 12 हफ्ते आपने हैंडल नहीं. फर्स्ट बॉडी वेट 90% यूनिफॉर्मिटी, कम से कम 15-20 ग्राम स्टैंडर्ड बॉडी वेट के आसपास में रहना चाहिए. फिर 16 से लेके 30 तक
थोड़ा फीड बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज वो फीड कम खा रहा है, ऐसा नहीं है, फीड बहुत कम खा रहा है। ये दो अगर आप करोगे ना, आपको 40 अंडे ज्यादा आ रहे हैं। पर अगर वो जाते बोलते हैं सर मैं नहीं कर सकता, ऐसा बात करता है फार्मर की, साला वो बैठ के मिला रहा है फीड, तो मैं बोलता यार तू तो नहीं मिला रहा, तेरा सुपरवाइजर मिला रहा है, इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? 20 अंडे जा रहे तेरे। पर वो जब मैं बोल रहा हूँ ना, जब बहू घर नहीं आए तो मालूम कैसा पड़ेगा तुमको क्या आ रहा है क्या है, और ऊपर से आप मेजर भी नहीं कर रहे हो। आई एम सरप्राइज्ड, बड़े बड़े फार्मर 10-20 लाख फार्मर, उनको हेन हाउस कितना आ रहा है नहीं मालूम। तो फिर आप आगे कैसा जाओगे? हर दिन मॉनिटर करना पड़ेगा। तो then you will be successful. You will make a lot of money in this. There is no doubt about it. But that is the point I'm saying. Both chicken and egg, you are producing the most perfect food for humans. इंडिया के लिए बहुत जरूरत है ये दो। 5 गुना तो मतलब डन डील है, पर अगर हम सीधा खेले ना, ये 10 गुना बढ़ सकता है। पर उसके लिए आलसीपन से नहीं चलेगा। हर एक को मतलब कुछ ना कुछ तो लोकल लीडरशिप को, स्ट्रांग लीडरशिप को इलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सिस्टम से आज इट इज वेरी इजी, विद एआई नाउ वी कैन डू सो मच मोर। बट सब अपना फार्म में फोकस करते हैं, 50 पैसा। अब यूएस में देखो यार, वो यूएस ग्रेन्स वाले हर साल हम लोग को इधर उधर लेके जाते हैं। आज तक वो मिला था मैं वो फार्मर को कैंसर से, वो लास्ट ईयर वो पूरा फार्मर बॉडी $2 मिलियन दिया इसको, यूएस ग्रेन्स को। मैं बोला क्यों यार? बोलता सुरेश हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। तो 2 मिलियन लगा रहे, कम से कम आप 100 मिलियन का तो आप कुछ बेनिफिट देखोगे ना। पर यहाँ आपने लोगों को बिठाया, कोई बात नहीं कहा, आप करो, क्यों करेंगे? आपके लिए कौन क्यों करेगा? तो ये थोड़ा पता नहीं, ये मैसेज जाएगा तो क्या होगा पता देखता है, पर वो करना पड़ेगा हम लोगों को ना थोड़ा। तो वही है ना, आप जहां पे देखो सबका घर के अंदर कितना साफ रहता है, घर के बाहर हमारा बहुत। अब मोदी जी आके स्वच्छ भारत ये वो बोले तो कितने लोग कितने जोक डाले उन पे। तो ठीक है, उन्होंने, वो आदमी ये था तो उसने जाके, मैं नहीं बोल रहा कि पूरा ये, पर पहले से तो बहुत साफ हो गया। हाँ, तो वो अगर उसको हम लोग ना, अगर इंडस्ट्री नहीं रहा तो आप कैसा रहोगे? तो इतना तो मैं बोल रहा हूँ, एक अंडे का तो आप कंट्रीब्यूशन करो ना इंडस्ट्री के, एक अंडे का तो मिनिमम कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना। फिर देखो यार, मैं बोलता हूँ आप कंट्रीब्यूट करो, मैं बताता हूँ आपको अगले 500 का 600 अंडे हम जाएंगे, मैं दिखाता हूँ कैसे जाते हैं। पर कुछ तो अकाउंटेबिलिटी भी तो मांगो।